सर ठीक। जैसा कि 2021 बैच के हाँ। एसएससी सीजीएल 2021 में ना सर? हाँ 2021 में। हाँ, तो क्वालिफाइड है, इनका ऑल इंडिया रैंक 232 है। इनको इसी रैंक में बाकी जितने भी सारे जो जो आप लोग सोचे हुए हैं या फिर जिनका आप लोगों का ड्रीम है कि ये पोस्ट हो सकता था, जैसे कि लाइक ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर सबके लिए एलिजिबल थे, पर इनका कुछ पर्सनल चॉइस था। तो बाकी सब वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे या फिर सब अपने तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों का आंसर करेंगे और बताएंगे। और जो जो आप लोगों के क्वेरीज़ हैं कि कैसे करना है, क्या सर किस तरीके से किए थे, और आप लोगों का जो मेहनत है, यानी कि हम लोग सबका, इवन मेरा भी यही है, तो हम लोग किस लेवल पे हैं, हम लोग का मेहनत क्या है, हम लोग को और कितना करना पड़ेगा ताकि उस लेवल पे पहुंच पाएँ। सर जिस जगह पे है वो अभी हम लोग का ड्रीम है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर और कोई मोटिवेशन हम लोग को मिल सकता है, लाइव वो भी, ठीक है। ऐसे तो यूट्यूब में हम लोग बहुत देखते हैं, तो लाइव मौका मिल रहा है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन का। तो एक एक करके आप लोग जो भी है पूछ सकते हैं। सर अपने पहले कुछ बताएंगे अपने जर्नी के बारे में, कैसे वो शुरुआत किए, क्या किए, अपने बारे में भी कुछ बताएंगे, अभी वो कहाँ पे पोस्टेड है, क्या उनका काम है, बाकी और भी मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को जो जो क्वेरीज़ हैं, जो पूछना आप लोगों को है, वो आप अपने तरीके से पूछिए, ठीक है सर, प्लीज़। ठीक। देखिए, ये जो सीजीएल एग्ज़ाम जब मेरा हुआ था तो उस समय पैटर्न अलग था। मतलब मैथ्स में 200 क्वेश्चन था, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन था, 200 मार्क्स था, और रीजनिंग में इंग्लिश में 200 क्वेश्चन था। तो उस पैटर्न में हुआ था सिलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कि पहला बार में हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट छूटा भी था। तो इसीलिए आप लोग अगर तैयारी करते हैं, बाई चांस ऐसा कुछ होता है, तो फिर आगे का मतलब तैयारी कंटिन्यू रखना है। कंसिस्टेंसी मैटर करता है आखिर में, कि अगर आप रोज़ 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई एग्ज़ाम मेरे को नहीं लगता जब यहाँ पे है, मतलब अपने इंडिया में, जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि कंसिस्टेंसी रखिएगा। बाकी इसमें 4 सब्जेक्ट है, तो आप लोग सब सीजीएल के ही एस्पिरेंट है? अच्छा, तो ज़्यादातर लोग सीजीएल के हैं। तो एसएससी सीजीएल में देखिए 4 सब्जेक्ट है, एक मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। अभी तो चारों लगभग बराबर इम्पोर्टेंस हो गया है इसका। तो मैथ्स के लिए वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप रिवीजन करते रहिए उसको, और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ज़्यादा पूछता है एसएससी, हार्ड क्वेश्चन कम पूछता है। लोग हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में ही रहता है, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स में क्या होता है कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन बनवाएंगे जिससे आपको कोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आए, मतलब आपको लगे कि मेरे को कोर्स का ज़रूरत है, मतलब आपको नीड महसूस हो, कहने का मतलब। तो इसीलिए वो लोग ऐसा सवाल ही करवाते हैं। लेकिन ओरिजिनल में आप एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पता लगेगा कि उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन करके भी हो सकता है। ये हो गया। अब आप लोग मान लीजिए 2024 वाला अगर अपीयर हो रहा है तो अभी कितने महीना, 4-5 महीना बाकी है, 4-5 महीना हो गई। हाँ, तो उसमें क्या है कि अब ये हो गया मैथ्स का। मैथ्स में आप एक बार सिलेबस ख़त्म करिए, उसके बाद उसको रिवाइज करते रहिए, इजी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना फ़ायदेमंद होता है। उससे एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाता है या ऐसा कुछ, वो हो गया। और दूसरा आपका हो गया रीजनिंग। तो रीजनिंग बहुत ईजी पूछता है एसएससी। रीजनिंग ऐसा पूछता है इसमें सिलेबस भी कुछ नहीं है, बस आप अगर प्रीवियस ईयर लगा ले थोड़ा दिन तक तो रीजनिंग में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और फिर इंग्लिश में तो रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम में। मतलब आपका रीडिंग जो कॉम्प्रहेंशन है वो अगर आपका सही है तो आप बाकी कर लेंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं रीडिंग के अलावा ज़्यादा। तो रीडिंग और जीके लोग का बहुत दिक्कत होता है, दोनों को एक साथ, मतलब इंग्लिश का रीडिंग और इंग्लिश का जीके, मतलब सॉरी जीके को एक साथ कवर करने का तरीका है कि एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं, उससे आपका जो जीके भी कवर हो जाएगा और जो इंग्लिश के लिए रीडिंग चाहिए वो भी कवर हो जाएगा। तो ये किया जा सकता है, जो कि हम किए थे, मतलब वही बता रहे जो हम किए थे। और फिर अगर जब आप एक बार कर लेंगे, जैसे रीडिंग जीके का कर लिए, तो फिर लोग बोलते हैं कि लूसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, फिर लूसेंट पढ़ना भी ज़रूरी है, और उस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी लगा लीजिए, तो उससे आपका जीके का तैयारी हो जाएगा। बाकी हाँ, बिगिनर के लिए कैसा तरीका होना चाहिए? ऐसे तो अभी हम लोग को जो जो चीज़ें पढ़ना है ये तो आपको बता दी। अगर कोई बिगिनर है, अभी तो जो कर रहे हैं उनका तो है ही, अगर कोई अभी हो सकता है कोई अभी कोर्स कर रहा है, किन्हीं का भी हो सकता है मैथ में, कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खत्म हुआ, तो उनके लिए कैसा तरीका होना चाहिए? देखिए, आप कोर्स, या तो आपको कोर्स करना होगा,
या दो ही ऑप्शन है, या तो आप कोर्स लेंगे या तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा मुश्किल तो है, ये तो सच है, लेकिन कोर्स में भी मुश्किल है। कोर्स में इसलिए मुश्किल है क्योंकि कंटेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा है और मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जो आपके लिए हो सकता है ज़रूरी नहीं है, वैसा डायरेक्शन में आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको समझदारी के साथ क्या करना है कि जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है उसके लिए वीडियो देखिए भी मत, वो आप खुद से अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपके पास ऐसे ही मतलब रिवाइज़ करेंगे तो ऐसे ही आपका उसमें ये स्ट्रांग हो जाएगा, पॉइंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी ट्रिक के लिए थोड़ा बहुत आप ट्रिक के लिए ही वीडियो देखते हैं ना, कोर्स ट्रिक के लिए कर रहे हैं तो कोर्स वही ट्रिक के लिए थोड़ा देखिए। और अगर सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं वो मेरा मतलब अब हम खुद सेल्फ स्टडी से किए हैं इसीलिए बता रहे हैं कि राकेश यादव का मैथ्स बुक जो है 7300 आता था, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो पूरा ट्रिक में दिया है। मतलब जैसे आप नॉर्मल बुक उठाएंगे जैसे किरण का या शायद पिनाकल का भी, तो उसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको लॉन्ग मेथड से दिया हुआ है, ट्रिक नहीं दिया हुआ है। लेकिन राकेश यादव में ट्रिक दिया हुआ है, तो ये फ़ायदा है राकेश यादव का मैथ्स बुक अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तब तो कोर्स से ही आप ट्रिक सीखिए, लेकिन जहाँ पे लग रहा है कि ट्रिक नहीं है जिस वीडियो में तो उसको स्किप कीजिए फिर, या फिर जो चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिक हो ही नहीं सकता तो उस चैप्टर को मत देखिए, सेल्फ स्टडी से करिए। मतलब स्मार्टली करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो लोग परसेंटेज जैसा चैप्टर का 22 वीडियो बना के रखे हुए हैं, वो भी 2-2 घंटा का। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4 घंटा ही मैथ्स को देंगे, तो 2 वीडियो तो आप एक दिन में नहीं देख सकते क्योंकि आपको अपना भी प्रैक्टिस करना है। तो आप 22 दिन अगर परसेंटेज में लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, वो 7 दिन का भी 7 दिन का टॉपिक है अगर देखा जाए तो। आप अगर 2 बार अच्छे से परसेंटेज कर ले तो परसेंटेज हो गया, तो उसमें फिर क्या ही वीडियो देखना मतलब। और वीडियो देखने से आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद बनाने जाएंगे तब समझ में आएगा कि कितना समझे है या कितना ज़रूरी है, ये है। और आप लोगों का कुछ डाउट? सर मैं बोल रहा था कि जैसे कि पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, मार्क्स बराबर ही था। हाँ। अभी क्या क्वेश्चन कम हो गया मेंस में, मार्क्स बढ़े हैं, तो ये क्लियर रहता है कि आपको 30 पे 30 टारगेट करना ही पड़ेगा। पहले मानो 100 में 10 छूट भी गए तो आपको 90 के मार्क्स मिलते। हाँ, अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है असल में ना, कि पहले हम लोग 100 में 90 करते थे, मतलब 90% करते थे, मतलब 90% वो 30 के करीब टच जा रहा है। तो वही बात है, मतलब बस और कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि आप एक क्वेश्चन भी गलती कर दिए तो आप परसेंटेज में बहुत ज़्यादा गलती कर दे रहे हैं। तो वो कंपटीशन में होता क्या है ना कि वो सबके लिए प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए प्रॉब्लम है। है तो सर इसके लिए क्या? देखिए 30 में 30 बनाने का उतना ज़रूरत है भी नहीं, 27 भी बना दे तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन टारगेट तो 30 का ही रखेंगे। हाँ, टारगेट 30 का रखिए। 5 क्वेश्चन ही फंस जाता है फिर वहाँ पे प्रेशर बनता है। ये देखिए एसएससी का जो भी जितना भी हम 2021 मेरा क्लियर हुआ तो उसके पहले तक और बाद वाला भी एनालिसिस किए हम पेपर, कि उनका सवाल ऐसा होता है कि अगर आपका सिलेबस 3 बार मैथ्स में आप बनाए हैं खुद से टच करके तो 25 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप आराम से बना लेंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप हो जाएगा कि आप लॉन्ग मेथड से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन। रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, खासकर मेंस के लिए? क्योंकि प्री तक सही है कि मुझे इतने तक आना है, मेरा 1-2 मार्क्स से क्वालिफाई करे तो कर रहे। मेंस में क्या है कि मुझे उसके 1/5 में आना है, वहाँ तक जाना है, तो वो प्रेशर हैंडल करना, वहाँ तक कैसे स्ट्रेटजी बना के चले? देखिए ये मॉक टेस्ट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर आप मॉक टेस्ट सही से लगाएंगे तो जो एग्ज़ाम वाला जो प्रेशर है वो एकदम आपको लगेगा ही नहीं एग्ज़ाम हॉल में। मतलब पहले मेरा पहला जो अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ था कि हम मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, तैयारी बहुत अच्छा था, तो एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर मतलब वो पेपर हम जब घर आके लगाए तो उसमें मेरा मैथ्स में 180+ आया था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में मेरे ख्याल से 135 या 140 ही आ पाया था 200 में, क्योंकि वो नर्वस हो गए। फिर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन उठाते हैं, 30 क्वेश्चन का फ़ायदा भी है आपको, क्योंकि आपके पास हार्ड क्वेश्चन भी कम है ना, तो आपका फंसने का चांस कम है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो उसमें 90 क्वेश्चन ईजी है, 10 क्वेश्चन हार्ड है। तो अगर आपका किस्मत ख़राब रहा और आप गलती से क्वेश्चन हार्ड वाला उठा लिए और वो नहीं बना, या उसके चक्कर में आप ज़्यादा टाइम दे दिए, या आप डिमोरलाइज हो गए या डिमोटिवेट हो गए, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन में आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन छोड़ रहा है, ऐसा 3-4 क्वेश्चन रहेगा हार्ड क्वेश्चन, 10 तो हार्ड नहीं देगा। हाँ, 1-2 फंसेगा, तो उसको लास्ट में सॉल्व करिए, उसको कभी भी पहले सॉल्व नहीं करिए। मेरा मैथ्स में था 197.5 था 200 में, और इंग्लिश में 180 था 200 में से। मेरा इंग्लिश कैसा पूछता है, मतलब हार्ड रहता है कि मॉडरेट?
देखिए इंग्लिश अगर आप रीडिंग कर रहे हैं अच्छे से, आपका मतलब रीडिंग का प्रैक्टिस है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपका ग्रामर भी आपको फिर ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप जैसे सिर्फ मतलब ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर टीचर लोग का वीडियो देख रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, मतलब रीडिंग नहीं कर रहे कहने का मतलब रोज़, तो फिर आपको हार्ड लगेगा। लेकिन असल में वो ईजी है। अब बैंकिंग का अगर इंग्लिश देखें तो वो बहुत हार्ड होता है, हाँ, तो उसके कंपैरिजन में ईजी है। तो सबसे बड़ा एक चीज़ ये है हाँ। कि बच्चे लोगों के जो रिसोर्सेज हैं कि इस टीचर का मैं ये कर लेता हूँ, हाँ, इस हाँ। टीचर का मैं एक टीचर का मैं पढ़ा, अरे यहाँ से तो मैं जीएस पढ़ा, लेकिन यहाँ से कोई और बच्चा आके बोल दिया कि अरे इनका जीएस बहुत बड़ा बहुत अच्छा है, लास्ट बार इनसे आया, अरे ये क्वेश्चन इन सर से नहीं मिला लेकिन इनसे मिला। तो रिसोर्सेज का जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स ही है। देखिए तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका जो पहला 7-8 दिन है उसमें रिसोर्सेज पे रिसर्च करना चाहिए कि क्या रिसोर्स मेरा रहेगा, और अगर एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर उसी रिसोर्सेज पे रहना है, चाहे जो हो जाए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसोर्सेज ख़राब है या कोई भी अच्छा है, वो जो करने वाला होगा वो मतलब डेडिकेशन के साथ उस रिसोर्स को फॉलो किया होगा। जैसे हम यहाँ पे अभी राकेश यादव का मैथ्स बुक का बात किए, लेकिन ये हम बात किए, लेकिन मार्केट में तो चलता नहीं है राकेश यादव का मैथ्स बुक। अब पिनाकल भले चलता है, लेकिन राकेश यादव का मैथ्स बुक तो नहीं चलता। कारण क्या था कि हम लास्ट तक जिस समय तक प्रिपेयर किए उस समय तक, भले मार्केट में पिनाकल आ गया था उस समय तक, लोग बोल रहा था कि बहुत अच्छा बुक है, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा से कॉन्साइज किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम राकेश यादव ही बनाते रहे। कारण क्या है कि वो आप एक बार क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इधर उधर कर देने से भी ना तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। वो क्वेश्चन एक बार आप सेट हो गया, आपको आखिर तो कंपटीशन है ना, अब आप कैसे निकाल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, बस मतलब कंपटीशन में आपको सबसे आगे रहना है। तो आपका कंटेंट तो पहले एकदम कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए कंटेंट। सिलेबस कवर करना है, और हर टॉपिक के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए, अगर ज्योग्राफी के लिए हम जैसे बताएं एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और लूसेंट्स में आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा ज्योग्राफी का क्लियर। लेकिन हिस्ट्री के लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट है, हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट होता है। तो वही है। अब आपको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट बनाना होगा कि मेरे लिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है, उस हिसाब से अपना कंटेंट डिसाइड करिए, और एक बार डिसाइड कर लिए तो उसको चेंज मत करिए। सबसे बड़ा बात ये है। सर अगर मेरा सिलेबस जैसे कि लगभग कंप्लीट ही है, तो मुझे अगले 4 महीने में कैसे चलना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तरीका हो? आप जैसे मैथ्स मान लीजिए एक बार मेंस दे चुका हूँ। हाँ, पिछले बार प्री में मेरा रुका था 143 आया था, कट ऑफ होता चले गया था, तो मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन है। तो मैं इन 4 महीनों में मतलब कैसे चलना चाहिए, ऐसे मैं रिविजन कर रहा हूँ, क्या तरीका होना चाहिए बेस्ट वे कि मैं सही डायरेक्ट। पहले तो आप किस बुक से ख़त्म किया मैथ्स, ये बताइए। सर मैं मैथ्स गगन प्रताप से पढ़ा हूँ, मतलब हाँ। सेकंड। ये तो हो गया कोर्स बुक, उनका सीट पीडीएफ देते थे बट हर एक चैप्टर का मैं सारा सॉल्व करते जाता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मेंस का लगे, प्री का पहले कर चुका हूँ, मेंस का भी कर रहा हूँ। तो आप पिछले साल भी शीट बना के ही गए थे, तो कितना है? देखिए मैंने पहले मैथ्स पढ़ा था इनसे, सुमित गोयल सर से, वो भी पढ़ा है उनसे पूरा मैथ्स मैंने पढ़ा। फिर मेंस निकला तो सर मेंस के लिए मेरे पास टाइम कम था, तो सर रिवीजन कर लाए थे, तो मैं मेंस की तैयारी करने लगा। 2 महीने मैंने किया, फिर मैं रिजल्ट रुक गया, तो मैं रुक गया, फिर अभी से मैं स्टार्ट किया हूँ। मेरा इंग्लिश मैम अच्छा कंप्लीट है, रानी मैम से मैंने किया हुआ है। जीके मुझे भरोसा है, जीके मेरा अच्छा है, मैं 50% स्कोर कर लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही रीजनिंग, ठीक है, मतलब मैथ्स में ही थोड़ा दिक्कत हो। मैथ्स में मतलब कि सर कंटिन्यू रिवीजन चाहिए, वो मुझे पता है कि आपका फ्लो बना रहना चाहिए। बाकी चीज़ आप इंग्लिश रीजनिंग आप 10 दिन में भी पहले स्टार्ट करोगे आप कवर कर लोगे। मॉक टेस्ट मैथ्स में देखिए, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मैथ्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बाकी रिवीजन और कुछ नहीं, रिवीजन ही है सब। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जाम निकालने का एक ही की पॉइंट है रिवीजन बस। तो सर क्या तरीका होना चाहिए? आप जो पढ़ लिए है उसको बार बार रिवाइज करिए। कितने मॉक देने चाहिए एक दिन में, क्या स्ट्रेटजी रहनी? अभी देखिए अभी एग्जाम दूर है तो कैसे करना चाहिए थोड़ा सा, जैसे वीकली आप मॉक दीजिए अभी, और एनालिसिस करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या है कि क्या देखा जाता है, 2 चीज़ देखना है। पहले कि एक क्वेश्चन बनाने में आपको कितना टाइम लगा, और जो एवरेज टाइम है वो उससे कितना दूर है, मतलब ज़्यादा है कि कम है। कम है तो कोई दिक्कत नहीं, और दूर है अगर बहुत दूर है तो इसका मतलब उस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन गलत हो गया है, और ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, क्या वो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी नहीं पूछेगा या कभी कभार पूछता है, तब उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। और अगर लेकिन नहीं, ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन, फिर भी टाइम लग रहा है, तो फिर मतलब रिवाइज करना है वो चैप्टर को।
और जो गलती हुआ है उसमें गलती भी 2-3 तरह का होता है। एक होता है सिली मिस्टेक हो गया, ए की जगह डी मार दिए, या फिर क्वेश्चन गलती। तो ये भी रिवीजन, मतलब आप मॉक टेस्ट, ये आप मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाएंगे आपका सिली मिस्टेक कम होगा। फिर दूसरा गलती होता है कि आपको मतलब क्या बोलते, ये कॉन्सेप्ट का गलती हो गया, मतलब आपको वो आता ही नहीं था क्वेश्चन। तो वैसा क्वेश्चन फिर वही देखना है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे फिर मत भागिए। सर जैसे सॉल्यूशन देखते हैं तो वो ये जो ऐप है उसके सॉल्यूशन पे देखना चाहिए, अपने सॉल्यूशन पे नहीं, आपका जो बुक है उसका सॉल्यूशन पे चलना चाहिए। अगर आपका बुक में वो है सॉल्यूशन ही नहीं है, टेक्स्ट बुक से दे रहा तो उस पे हाँ सॉल्यूशन आता है। हाँ, उसमें आता है क्वेश्चन के बाद। अगर मुझे उससे इजी तरीके से समझ में आ रहा है और एक मेरा तरीका भी है, अगर आपको इजी तरीके में समझ में आया, ये मानते आ गया समझ में, लेकिन फिर आपको वो पूरा चैप्टर उस इजी तरीके से ही बनाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जिस तरीके को प्रैक्टिस किए हैं वही तरीके में आप कंफर्टेबल रहेंगे। आप कोई क्वेश्चन को 100 बार बनाए हैं एक नॉर्मल तरीके, कोई भी तरीके से, फिर तो वो 100 बार बना लिए, मतलब वो तरीका आपको अब याद हो गया, आपके लिए वो कंफर्टेबल हो गया आप उस तरीके में। फिर अगर आप तरीका चेंज करेंगे तो आपको फिर से 100 क्वेश्चन उस तरीके में बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ डाउट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ऐसा बहुत ईजी है तब तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हाँ ट्रिकी रहा तो फिर एग्जाम हॉल में दिक्कत हो जाएगा। तो वो जैसे एक तो कहावत नहीं है कि जो गाली निकलता है तो अपना मदर टंग में निकलता है, सिमिलरली जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा वो एग्जाम हॉल में आपका एक्चुअल में वही काम आएगा। वही काम आएगा, ट्रिक भी काम आएगा, बस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, हाँ रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो। सर एग्जाम में सर किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? एग्ज़ाम में तो देखिए हम तो जो 1 घंटे का 1 घंटे का जब पेपर था इसमें प्रीलिम्स में, तो मेरा दोनों हम मेथड यूज़ किए कि पहले जीके और इंग्लिश ख़त्म कर ले और बाद में रीजनिंग और मैथ्स करे। उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहता है। अच्छा सर, अगर मैथ लेकिन में करेंगे, हाँ तो अगर टाइम कम बचता है तो क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन भी नहीं बनता है। लास्ट का 5 मिनट आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। वही सर, वही बोल रहे हैं। तो ये मेथड भी हम किए हैं। और ये जो दूसरा मेथड है कि आप पहला देखिए मैथ्स का जो 25 क्वेश्चन है उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए प्रॉपर। तो आप अगर 25 मिनट ले रहे हैं तो ठीक है, मतलब 25 मिनट से कम ही लगना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर लगभग बता हाँ, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं कि मैथ्स का 25 क्वेश्चन 25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भले लगे। अगर आप 20 मिनट में कर लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन 25 मिनट में देखिए पहला बात क्या है कि हम टाइम पूरा बांट लिए कि 25 मिनट मेरा मैथ्स हो गया, 17 मिनट मेरा, जैसे सेक्शनल देते हैं तो उसमें हाँ। रीजनिंग का 18 मिनट देता है 25 क्वेश्चन का, तो इनफ है सर कि उससे और कम? सेक्शनल का अभी फिलहाल भूल जाइए, आपको हाँ। रियल एग्जाम में सेक्शनल का देगा ही। आप हाँ, sectional अभी- देते हैं सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको ओवरऑल मॉक के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो सर जैसे बता रहे हैं कि किस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे उस हिसाब से ये करना है। हाँ, तो उस- सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए आप बस मान लीजिए। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो टाइम पार हो रहा है उसको पूरा देखना रहे। वहाँ पे तो 60 मिनट से शुरू होता है ना, वहाँ तो 1 मिनट से शुरू होता नहीं है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे 35 आया, मतलब वहाँ 35 मिनट हुआ, तो भले मेरा 10 क्वेश्चन छूटा है, 15 छूटा है, उससे मैटर नहीं करता है, हम तुरंत रीजनिंग में जाएंगे। क्योंकि हो सकता है मैथ्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड हो और रीजनिंग बहुत ईजी हो, ये तो आप नहीं जानते। फिर जाके हम रीजनिंग को, जैसे मेरा क्या था कि मैथ्स को हम 25 मिनट से कम देते थे, 25 मतलब घट के मेरा 20 मिनट भी आ गया था कि 20 मिनट में मैथ्स सॉल्व हो जाता था। फिर आपका रीजनिंग के लिए प्रॉपर टाइम वही 17-18 मिनट जैसा होता है, वो सही हो गया। तो आप 35 वहाँ पे हो गया। फिर वहाँ से 17 मिनट जोड़ लीजिए कि हाँ 18 मिनट्स जब बचा रहेगा तो हम रीजनिंग सेक्शन बंद कर देंगे, चाहे जो हो, जितना बना बाकी छोड़ देंगे। फिर 18 मिनट से जैसे 13 मिनट या फिर इंग्लिश पहले कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहता है ना। तो जैसे लास्ट का 6 मिनट बचा, 12 मिनट मेरे ख्याल से इंग्लिश काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, तो 12 मिनट थोड़ा सा टाइम लेके चलना ठीक है। फिर लास्ट का 6-7 मिनट आपको जीके देना है। तो ये हो गया टाइमिंग। अब लेकिन क्या होता है कि कोई टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है, आप उसको पहले बना लिए, तो उसको जो आपका क्वेश्चन छूट गया वो लास्ट में, वो टाइम जो बच गया एकदम लास्ट में जाके देखना है उसमें। और मैथ्स का क्या है कि पहले इजी सा क्वेश्चन कीजिए। 25 क्वेश्चन आपके पास है, 25 मिनट आपके पास है, जैसा कि आप अपने डिसाइड किए कि हम 25 मिनट देंगे। तो पहला 10 मिनट या 12 मिनट में आपको एक राउंड या 15 मिनट में एक राउंड 2 राउंड में ही बनाना है, क्योंकि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि 3-4 राउंड में बनाना है, 2 राउंड में ही बनाना है। पहला राउंड में ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो आप जानते हैं कि इस टॉपिक से मेरे से कभी गलत नहीं होता है, और इसमें आप तो मॉक टेस्ट लगा रहे तो आपको पता लग रहा है ना कि एवरेज में कहाँ पे हम कम टाइम लिए, कहाँ पे ज़्यादा लिए। तो जो जिसमें कम टाइम ले रहे थे एवरेज का, वो पहला मतलब समेट देना है।
10 या 12 मिनट में, या चलिए 15 मिनट भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो उसी में आप 20 क्वेश्चन बन जाएगा या 18 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर तैयारी में थोड़ा दिक्कत है तो 15 क्वेश्चन भी बन सकता है, उसमें बन जाएगा वो पहला 15 मिनट में, वो इजी क्वेश्चन रहेगा। फिर जो लास्ट का 10 मिनट बचा, मतलब 15 से 25, उसमें जो आपका एवरेज से थोड़ा ज़्यादा लगता था, क्वेश्चन को टाइम देना ही नहीं है। वो क्वेश्चन को कब टाइम देना है, जब आपके पास अब पूरा क्वेश्चन ऐसा बच गया जिसमें आपका एवरेज से कम टाइम लगता था और एवरेज से ज़्यादा लगता था। अब ऐसा क्वेश्चन बच गया जिसको आप कभी देखे भी नहीं है, अगर 25 मिनट है तो उस 25 मिनट में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वो बनेगा नहीं, हमको पता है। वो आप सोचिएगा उस समय बनेगा नहीं। वो अगर बनना होगा तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा है तो वहीं बनेगा। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो एसएससी पूछता है जो थोड़ा हार्ड रहता है। आपका 23 क्वेश्चन लेकिन निकल जाएगा अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो। सर ये चीज़ मेंस के लिए भी होनी चाहिए। सब एग्ज़ाम का वही तरीका ही है, मतलब एसएससी का सारे एग्ज़ाम का। 60 मिनट वहाँ पर भी आपका जो ये वाला पोर्शन है 60 मिनट में 60 क्वेश्चन है ना, मेंस का। तो पहले रीजनिंग निकाल सकते क्योंकि रीजनिंग ईजी है ना। हाँ रीजनिंग इसमें भी हम पहले शायद रीजनिंग ही सॉल्व करते थे, ये वाला जो बताया ना मोक वाला, उसमें पहले हम रीजनिंग करते थे फिर मैथ्स करते थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके रहेंगे। चैप्टर में स्ट्रांग तो उसके हम पहले जाएंगे वही। हाँ, मेरा भी तो रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन है और मैथ्स का 30 है, तो पहला आपका मिनट 30 है, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन हार्ड होता है, रीजनिंग का ईजी होता है ना। अवेलेबल ही रहता सर दोनों, ऐसा नहीं है कि मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन आपको बनाने में कम समय लगता होगा। मेंस में सर थोड़ा मेंस ज़्यादा में रहता है सर, मतलब कि कुछ रहते हैं आप जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, मतलब तो 30 वहाँ क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मान के चलिए ऐसा होता होगा जो कि वो बनेंगे। ऐसा 25 क्वेश्चन मैथ्स का हम ले ले जो बनने वाला है, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का हम ले ले, 50 बनेंगे। तो आपको जो 25 क्वेश्चन तो रीजनिंग जल्दी बने। रीजनिंग जल्दी बनेगा, मेरे कहने का मतलब है। तो आप करंट अफेयर्स कितना महीने का पढ़ना चाहिए इसका? 4-5 महीने का काफ़ी है एसएससी के लिए। बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत लेकिन फ्लक्चुएट करता है। पहले तो 4-5 महीने का काफ़ी था, अभी का पैटर्न देखे नहीं है। लेके चलना। नहीं, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, किसी एग्जाम में आपको मान लीजिए कि आपका शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है, किसी शिफ्ट में दे दिया, एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दे दिया, किसी में पता चला कि 1 तो दिया, किसी में 1 भी नहीं दिया, ऐसा भी होता है। 2021 सीजीएल तक क्या था ना कि लास्ट के अगर आप 4 महीना पढ़ लिए, 4 महीना अभी तो मतलब जीके का वेटेज पूरा कम था। मतलब एसएससी का मेंटेलिटी था उस समय कि जीके वाला लोग को या जीके वाला लोग का उतना सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ होगा। तो जीके का वेटेज बहुत कम कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग करंट अफेयर्स भी बहुत सामने का पूछ देता था, मतलब जो बहुत पहले से जीके पढ़ रहा है उसका मेहनत बेकार, और क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं पूछता था जीके का, नॉर्मल पूछता था। मतलब वो मैथ्स वाले लोग को ही सिलेक्शन कराना चाहता था। अभी क्या किया, अभी हमको जैसा पता चला है कि जीके का लेवल बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। सर तो- प्री में कितना है मार्क्स जीके में? जीके में मेरा था शायद 28 या 30 मार्क्स था 50 में से। सर जीके का आप कैसे प्रिपरेशन किए थे, वो थोड़ा बता दीजिए क्या? देखिए जीके का तो हम एनसीईआरटी पूरा रीड किए थे। एनसीईआरटी हम लगभग सारा 6 to 12, क्योंकि हम जब तैयारी स्टार्ट किए थे तो हम यूपीएससी का सोचे थे पहले कि यूपीएससी कर लेते फिर एसएससी करेंगे, लेकिन फिर देखे कि नहीं, पहले एसएससी निकालना आसान है, एसएससी कर लेते बाद में यूपीएससी का सोचेंगे। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी में जब ग्रेजुएशन चल रहा था 3 साल, तो उसी में एनसीईआरटी बहुत बार रीड कर चुके थे। और फिर आपका जो रेफरेंस बुक है इसका, ये तो हम अपना बता रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को करना नहीं है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी रीड कर लिए थे और उसके बाद आपका रेफरेंस बुक जो है लक्ष्मीकांत वगैरह ये सब भी लगभग पढ़ ही लिए थे। लेकिन जैसे आप लोगों के पास समय कम है, तो समय कम है तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो आपका हिस्ट्री तो पूरा फैक्ट है। अगर आप चाहे तो अगर आप एनसीईआरटी से करेंगे तो आपको याद जल्दी होगा, ये है, लेकिन हिस्ट्री को फिर भी आप चाहे तो 2-4 बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको एनसीईआरटी कर लीजिएगा, सही रहेगा। हिस्ट्री भी अगर एनसीईआरटी कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं समय लगता है आपको। मान लीजिए एनसीईआरटी में कितना ही समय लगेगा, आपका ज्योग्राफी अगर 2-2.5 घंटा बैठे, मतलब 2.5 घंटा रोज बैठे तो 1 क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। 6 क्लास का आपका 2.5 घंटा में हो जाएगा, 7 क्लास का अगला दिन 2.5 घंटा में हो जाएगा। कुछ है नहीं, 5-6 चैप्टर है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका, अगर आप कोर्स नहीं लिए हैं तो। फिर हम जो बता रहे हैं हम सेल्फ स्टडी को ध्यान में रख के बता रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। अगर कोई कोर्स लिया है तब तो फिर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोर्स लिए हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे टीचर। तो आप लोग कोर्स लिए हैं कि सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं? मेरा कोई कोर्स सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट लिए हैं, कोई का कोर्स। हाँ वैसे ही करना ही चाहिए,
जहाँ जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसमें कोर्स क्यों देखने का ज़रूरत है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट जिनका नहीं हो पाता है एसएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई है कि नहीं मेरा इतना टाइम में मेरा खत्म हो गया टाइम, मेरा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में सर घट जाता है, मॉक में ठीक बॉक्स में ठीक रहता है, एग्जाम में जाकर कर दिया। एग्ज़ाम में वही प्रेशर एग्ज़ाम का, तो मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे और तैयारी जितना अच्छा होगा, अगर आप एग्ज़ाम में जाके दिक्कत हो जा रहा है ना। अच्छा सर, अगर मेंस के एग्जाम दे रहे हैं हाँ। तो मैथ और रीजनिंग में मान के चले 30 क्वेश्चन है दोनों, तो आप मान के चले 22 दोनों में करता है, 22 या 20 ऐसे करता है, तो सर अगला जो इंग्लिश और जीके है उसमें मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा मतलब जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आप 22 करेंगे सिर्फ। अगर मोरल तो थोड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि कम मतलब अटेम्प्ट करता है, तो सर इसका मतलब देखिए, अगर आपका तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस है ना, आपको पता है कि हम जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो मेरा रैंक मतलब अच्छा बन रहा था, मतलब अगर मेरे से 22 क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब सच्ची में पेपर टफ है, तो मोरल डाउन होगा नहीं। और अगर आपका तैयारी में डाउट है, आपको खुद पे डाउट है मतलब तैयारी पे, तो फिर आप फिर तो मतलब तैयारी करने का ज़रूरत है, कहने का मतलब। और जब आपका तैयारी पे कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा उसी दिन अच्छा रैंक बनेगा। और जॉब तो मतलब ऐसे ही निकल सकता है, जॉब निकलने के लिए उतना तैयारी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सही से पढ़ रहे हैं तो भी हो सकता है रैंक बन जाए किसी दिन, लेकिन तैयारी अच्छा रहेगा तब आप अच्छा पोस्ट, अच्छा यहाँ पे एसएससी से अच्छा पोस्ट मतलब सोच सकते हैं। और जब तैयारी आपको अच्छा रहेगा, आपको खुद फील हो जाएगा, आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह सब हाई रहेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर लाने के लिए रैंक कितना लाना होगा सर? देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर तो मेरे टाइम में तो वैकेंसी बहुत कम था, मेरे टाइम वाला वैकेंसी सबसे कम था, इसीलिए 2022 में फिर बहुत भर के दिया था लोग। तो मेरे टाइम पे तो 4600 ग्रेड पे लास्ट गया था 1100 रैंक तक, लेकिन नॉर्मली एसएससी में 2000 रैंक तक जाता था उसके पहले तक। होम स्टेट के लिए पहले तो जो अभी वैकेंसी आता है ना, पहले सर वैकेंसी पे डिपेंड करता है, सब कुछ वैकेंसी पे ही डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए वैकेंसी नहीं रहेगा तो आप कितना भी रैंक ले आइए, आपको कैसे देगा ये लोग अभी। लेकिन इस बार रांची, अगर आप लोग का होम स्टेट झारखंड है तो इस बार वैकेंसी अच्छा आया है, जैसा देखे जहाँ। तो अगर वैकेंसी अच्छा आया है तो उस वैकेंसी के हिसाब से अगर आप टॉप 1000 भी रैंक लाए तो बहुत चांस है कि मिल सकता है। बाकी जगह पे भी अच्छा वैकेंसी आना चाहिए उसके लिए, बाकी जगह मीन्स कि बाकी पोस्ट में, क्योंकि 4600 ग्रेड पे लोग पहले प्रेफर करते हैं ना, उसके बाद दूसरा। प्रोफाइल किसमें बढ़िया रहता है आपके हिसाब से, आप ऐसे जॉब कर रहे हैं? देखिए, वो सब मतलब डिपेंड करता है कि कैसे आप कैसे हैं, मतलब जैसे पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस। लेकिन देखिए, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसे बता रहे कि कस्टम में मेरा एक फ्रेंड है, वो आज सनी देओल से मिला अभी, तो वो जब से ज्वाइन किया है वो सेलिब्रिटी लोग से मतलब अक्सर मिल रहा है देखा जाए तो। आज अभी वो स्टेटस लगाया था कि ये से, तो उसका लाइफ कैसा है कि वो एयरपोर्ट में उसका पोस्टिंग है, तो वो सेलिब्रिटी लोग का भी ये चेक करता है। और बाकी आप समझ ही रहे हैं कि मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है वो जान ही रहे, तो पावर है मतलब उसमें, कहने का मतलब। पोस्ट में फिजिकल अपीयरेंस भी मांगते हैं, हाइट वगैरह चाहे ऐसा कुछ है? हाँ, ये इसमें है, नारकोटिक्स में है, जीएसटी इंस्पेक्टर में है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में है। इंस्पेक्टर में साइकिलिंग भी करना पड़ता है। हाँ, साइकिलिंग भी, वो ऐसे ही मतलब है, पास कर देते हैं लोग, अगर दिक्कत भी होगा तो पास कर देते हैं, क्योंकि वो असल में क्राइटेरिया वो पुराना ज़माना का अभी तक चले आ रहा है, वो अब तक हट जाना चाहिए। साइकिलिंग का ज़रूरत क्या है? जो पैटर्न मेन बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऊपर से पास करवाना पड़ता है, बोर्ड मतलब सीबीआईसी का जो बोर्ड है वहाँ से, तो उसमें बहुत मतलब माथापची जैसा काम है वो। इसीलिए लोग क्या है कि जो चल रहा है वो चले आ रहा है। और कुछ डाउट है आप लोग? अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन के साथ, तो कैसे करना चाहिए? तो जैसे आप पहले आप ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं? बीए इंग्लिश। बीए इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप बीए इंग्लिश लेने का पर्पस आपका? कि साथ साथ तैयारी करेंगे तो मतलब एग्जाम जब रहेगा ग्रेजुएशन का उससे कम टाइम लगेगा। मतलब आप तैयारी ही करना चाहते हैं, कहने का मतलब, और कुछ अभी नहीं सोच, तैयारी करना है तब तो फिर कंप्लीट हो उसके बाद फॉर्म तो सीधा तैयारी। तब फिर आप एनसीईआरटी रीड करिए, और मैथ्स में ना थोड़ा ध्यान दीजिए बस, क्योंकि मैथ्स और जीके ये एक ऐसा पोर्शन है जो टाइम लेता है, टाइम मांगता है, उसको आप 3 महीने में नहीं ख़त्म कर सकते। सही देखा जाए तो, अगर प्रॉपर देखा जाए, उसका 6-7 महीने का तैयारी है या लंबा तैयारी है, मतलब आदमी मतलब मैन टू मैन वेरी करेगा ये कि किसको कितना चाहिए टाइम। तो आपके पास ज़्यादा समय है तो आप अभी ये दोनों सब्जेक्ट को कर लीजिए, और रीजनिंग का कुछ सिलेबस नहीं है, आप 2-3 महीने भी अगर अच्छे से कर दे उसको, अच्छे से टाइम देके, तो आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। और बचा इंग्लिश का, तो आप खुद अभी इंग्लिश आपका है सब्जेक्ट, तो कोई आपको दिक्कत होगा नहीं।
सर डेली मतलब कितना टाइम देना चाहिए मतलब पढ़ाई में? हाँ कितना? ज़्यादा लोड भी नहीं लेना ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको लंबा चलना है ना। अभी यहाँ 3 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आपको तैयारी में कम से कम तुरंत तो एग्ज़ाम होता नहीं है इसका, तो फॉर्म भरने के बाद भी 2 साल, मतलब 5 साल। तो 5 साल आप सेम एनर्जी में उतना दिन तक सस्टेन, अभी तो खैर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, अभी आप 1-1.5-2 साल तो पूरा रगड़ के पढ़िए, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम कर करके भी पढ़ सकते हैं। मतलब रोज़ 6 घंटा भी पढ़ ले तो काफ़ी, बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन हाँ रोज़ पढ़ना पड़ेगा 6 घंटा। अब ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा पढ़ रहे, 12 घंटा से स्टार्ट किए और उतना हम मेंटेन ही नहीं कर पाए, तो फ़ायदेमंद नहीं है वो। अगला दिन ऐसा सो गए, हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हम रोज़ 6 घंटा पढ़े, और 6 घंटा रोज़ पढ़ते रहे तो फिर वो लोग ज़्यादा आगे जाता है, जैसा हम देखे हैं। आप लोग दोनों को कैसा लग रहा है? सर के सामने ही तो बैठे हैं। अच्छा लगे। कुछ ये नए हैं, ये लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया आप लोग का? फर्स्ट सेमेस्टर मतलब आप लोग बीटेक कर रहे हैं? बीकॉम अच्छा, बीकॉम में भी अभी सेमेस्टर वाइज चल रहा है ना? पहले से ही है कि अभी? नहीं अभी। अच्छा, अभी। सर vocab किस बुक से करना चाहिए? देखिए ज़्यादा attempt करता है। पहले तो vocab हाँ, का कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे जो दिया है ना, जिसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, हाँ। उसका मतलब पता है, जो नीचे दिया है ना उसका मतलब नहीं पता है। रहता हाँ, ये होता या है, फिर ऑप्शन चारों पता है और ऊपर जो दिया वो नहीं पता। उसका मतलब नहीं पता होता है। तो देखिए एसएससी बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि आप अगर ऑप्शन भी अगर ध्यान से देखना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा। वो लोग पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 3 क्वेश्चन तीन ठो एक देता है और एक ठो उल्टा दे देता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये 3 कॉमन है। तो वो ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप तो कंपटीशन में बैठे हैं ना। अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं, मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि जो वोकैब में लोग ज़्यादातर एंटोनिम्स सिनोनिम्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में क्या है कि इडियम्स फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, वो मतलब नॉर्मल कम ही है, और वो आसानी से हो भी जाता है। एसएससी जैसा पूछता है वो लग जाता है। तो पहले तो इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म करिए। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स का खास बात ये है कि एसएससी बहुत ईजी पूछता है। आप अगर प्रीवियस ईयर का जैसे पढ़ ले, 500 वर्ड भी प्रीवियस ईयर का पढ़ ले तो उसी से पूछता है हमेशा। हम लोग के टाइम तक तो ऐसे ही था। एक बार हम 2023 का भी पैटर्न 2023 का मेंस वो भी देख लेंगे, फिर आप लोग को बता देंगे कि अभी कैसा पूछ। PQRS देता है मेंस हाँ। में, तो वो सर बहुत बड़ा देता है सेंटेंस। सर पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए या फिर कोई ट्रिक से मतलब उसको सॉल्व करना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिस्क है कि आपका 3 क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। और अभी इंग्लिश में तो टाइम का कोई कमी नहीं है, 45 मिनट में शायद है ना, 45 मिनट टाइम है ना? 60 मिनट में इंग्लिश 60 मिनट में दोनों करना है सर। हाँ, 60 मिनट में दोनों करना है। तो जीके आप कितने ही टाइम लीजिएगा? 25 क्वेश्चन 6 मिनट सफिशिएंट है। फिर 15 मिनट भी सोच ले तो मतलब 15 तो नहीं लगेगा, 10 मिनट। इंग्लिश के लिए नहीं। तो 45 मिनट में 45 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है शायद। 45 हाँ, 45 क्वेश्चन, तो वो बहुत है। मतलब उसके लिए आप अगर ट्रिक लगाने जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। और अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, जो हम बताए रीडिंग, तो आपके लिए वो रीड करके समझना और उसको अरेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब ट्रिक वहीं लगाना चाहिए जहाँ टाइम कम है। अब टाइम ज़्यादा है तो फिर हम क्यों ट्रिक लगाने जाए, क्योंकि आपके पास वो श्योरिटी नहीं आता है ट्रिक में, जो आप अगर मतलब सही से कर पाए तो। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना कुछ? ठीक, थैंक यू। हाँ, किसी को कुछ? जीके और करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, कहाँ से? मतलब देखिए, इंटरनेट करें? करंट अफेयर्स देखिए, हम पहले तो क्या करते थे, हम अपना पहले बता देते हैं, ठीक है, कि एसएससी 4 महीने का पूछता था। तो हम 4 महीने में क्या करते थे कि ये मतलब अड्डा या किसी का भी एक मैगजीन, किसी का भी मैगजीन, ऐसा नहीं कि कोई एक का, उसका मैगजीन को जो इम्पोर्टेंट आपको, आप अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखना सीख जाए या देखे बहुत, तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको उस मतलब वो 30-35 पेज का भी मैगजीन में आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा जो दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। सारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मार्क कर लीजिए, जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसको बार बार रिवाइज करिए, 2-3 बार रिवाइज करिए, ज़्यादा नहीं। और एग्जाम के समय में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हो गया एक तरीका मंथली। 3 महीना था मेरे पास, पूरा हम अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दिए। तो उस समय पे जब हम प्रीवियस ईयर लगाते थे, मेरा 160 मार्क्स आता था प्रीलिम्स में, लेकिन डेट बढ़ गया, फिर अगस्त में चला गया, तो हम फिर कॉम्प्लेसेंट हो गए थोड़ा सा कि अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बंद कर दिए। तो फिर एग्ज़ाम में गए तो मेरा प्रीलिम्स में 137 या 138 आया था, लेकिन उस समय का पेपर हार्ड था 2020 वाले सीजीएल का,
तो वो उसको नॉर्मलाइज करके कर दिया था, शायद 160 मार्क्स या कुछ कर दिया था। तो प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर हुआ था। फिर मेंस का भी 3 महीना था, लेकिन हम तैयारी नहीं किए थे क्योंकि प्रीलिम्स में रिजल्ट तो आपका बाद में आता है ना। आप देखते हैं 160 मार्क्स हम ला रहे थे और हम तैयारी में सही में नहीं थे। आप तैयारी में रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन हार्ड है, तो इसका मतलब ये टॉपिक सच्ची में हार्ड होगा। लेकिन तैयारी में नहीं थे तो वो सब कॉन्फिडेंस था नहीं, तो मेरे को लगा 137 में इस बार रैंक तो नहीं बनेगा चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए हम फिर 3 महीने उतना अच्छा से पढ़ाई किए नहीं। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि अच्छा स्कोर बन गया है, 160 मार्क्स हो गया है। तो फिर क्या हुआ कि मेंस का तैयारी था, मेंस का तैयारी ऐसा था कि घर में 180 क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में 137-140 के आसपास ही बन पाया था मैथ्स में। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो आप बोले कि 3 महीने में 4 महीने में तैयारी होगा कि नहीं, तो अगर वो CGL एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाता तो मेरा सिलेक्शन उसी समय हो जाता, बल्कि ज़्यादा टाइम मिल गया बोल के नहीं हो पाया। 3-4 महीना काफ़ी है अगर आप डेडिकेटली सही से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे ना, आप तो कुछ तो किए हैं। तो 3-4 महीना भी काफ़ी है। ठीक, और कुछ नहीं? और कोई डाउट नहीं है? तो चलिए सर के साथ फोटो ले लेते हैं, ग्रुप फोटो। ठीक है, आइए सर के साथ ऐसा में एक बार बैठ के रहिए, मैं एक बार इधर से फोटो ले लेता हूँ सबका। ये क्या गॉगल्स उतार ले क्या? अच्छा नहीं लग रहा। और स्मार्ट लग रहा है सर आप। जलवा है सर।